संसदीय कार्यवाही। संसद के सत्रावसान का विधेयकों पर प्रभाव। सदन के सत्रावसान पर विधेयकों का क्या प्रभाव पड़ता है? अब देखते हैं। यहाँ तो क्वेश्चन उठता है और आता भी है। सदन के सत्रावसान पर विधेयकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस विधेयक पर अगले सत्र में कार्यवाही जारी रहेगी। सत्रावसान की बात हो रही है, ठीक है। एक सत्र से दूसरे सत्र के मध्य की अवधि के अंतराल को रिसेस विश्रांत काल कहते हैं और इस समय के बाद जैसे ही नया सत्र शुरू होगा वैसे ही उस विधेयक पर कार्यवाही प्रारंभ हो जाती है। लोकसभा के विघटन पर विधेयकों का क्या प्रभाव पड़ता है? विधेयक रद्द हो जाता है। सिर्फ दो ऐसी स्थितियां हैं जब विधेयक रद्द नहीं होगा। मतलब इन दोनों के अलावा जितनी भी स्थितियां बन सकती हैं उसमें रद्द हो जाएगा। जब लोकसभा का विधेयक लंबित हो और लोकसभा ने अभी इसे पारित नहीं किया है। विधेयक रद्द हो जाता है। सिर्फ दो ऐसी स्थितियां हैं जब विधेयक रद्द हो जाता है। जब विधेयक रद्द हो जाता है, पहला है जब लोकसभा का विधेयक लंबित हो और लोकसभा ने अभी इसे पारित न किया। लोकसभा में लंबित हो, लोकसभा में इसे पारित ना किया गया हो तो रद्द हो जाएगा। जब विधेयक लोकसभा ने पारित कर दिया हो और विधेयक राज्यसभा में लंबित हो तब भी रद्द हो जाएगा। इन दो के अलावा अन्य किसी भी दशा में रद्द नहीं होगा। कौन कौन सी दशा है? पहली, राज्यसभा में पेंडिंग है, लोकसभा में लंबित है और लोकसभा भंग हो जाती है। लोकसभा में लंबित है, लोकसभा ने इसे पारित नहीं किया है और लोकसभा का विघटन हो जाता है तो विधेयक क्या होगा? समाप्त हो जाएगा, विधेयक रद्द हो जाएगा। और जब विधेयक लोकसभा ने पारित कर दिया है और विधेयक राज्यसभा में लंबित है तब भी क्या होगा? इसके अलावा कोई भी कंडीशन आती है उस समय क्या होगा कि रद्द नहीं होगा विधेयक। बजट पारित होने की प्रक्रिया की बात करते हैं। प्रस्तुतिकरण होता है, सामान्य चर्चा और अनुदान की मांगों पर चर्चा एवं मतदान होता है। विनियोग विधेयक पारित करना होता है, वित्त विधेयक पारित करना होता है। बजट की प्रस्तुतिकरण। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 क्लॉज 1 राष्ट्रपति संघ सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करवाएगा। राष्ट्रपति करवाता है, याद रखिएगा, पीएम नहीं करवाता। यहाँ से क्वेश्चन बना है कई बार, पीएम नहीं करवाता है, राष्ट्रपति करवाता है, ठीक। रोवी वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है, राष्ट्रपति करवाता है, पीएम नहीं करवाता। और फिर है इसमें 2017 के बजट 1 फरवरी की सुबह 11 बजे वित्त मंत्री द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत होता है। 2017 से बजट 1 फरवरी को सुबह 11 बजे वित्त मंत्री द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। इससे भारत में अब लेखानुदान का उपयोग नहीं होता है। वोट ऑन अकाउंट। लेखानुदान संसद द्वारा सरकार को दिया गया अग्रिम धन। संसद द्वारा सरकार को दिए गए अग्रिम धन को लेखानुदान बोलते हैं।
बजट पर सामान्य चर्चा। बजट पर सामान्य चर्चा के लिए 3 से 4 दिन दिए जाते हैं। इस प्रक्रिया में मांग पर चर्चा नहीं होती है। बजट की सामान्य चर्चा में मांग पर चर्चा नहीं होती है, कथन सही है या गलत? कथन सही है। बजट की सामान्य चर्चा में मांग पर चर्चा नहीं होती है, कथन सही है। चर्चा केवल नीतियों एवं सिद्धांतों पर होती है। दूसरा कथन, बजट की सामान्य चर्चा में चर्चा केवल नीतियों एवं सिद्धांतों पर होती है। केवल शब्द आ गया है, क्या कथन सही? हाँ, बिल्कुल सही है। बजट की सामान्य चर्चा में केवल नीतियों एवं सिद्धांतों पर चर्चा होती है। अनुदान मांगों पर चर्चा एवं मतदान। डिस्कशन एंड वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स। यह चरण केवल लोकसभा में होता है। अनुदान की मांगों पर चर्चा एवं मतदान। अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान के लिए 26 दिन निर्धारित होते हैं। अनुच्छेद 113 क्लॉज 3 के अंतर्गत राष्ट्रपति की अनुमति से प्रत्येक मंत्री लोकसभा में अनुदान मांग प्रस्तुत करता है। जब कोई मांग लोकसभा में प्रस्तुत की जाती है तो इस संदर्भ में निम्नलिखित विकल्प होते हैं। लोकसभा मांग को स्वीकार कर सकती है। पहली चीज, लोकसभा मांग को अस्वीकार कर सकती है। इस संदर्भ में लोकसभा कटौती प्रस्ताव लाती है। में कमी कर सकती है। इस संदर्भ में लोकसभा कटौती प्रस्ताव में वृद्धि नहीं कर सकती है। लोकसभा मांग में वृद्धि नहीं कर सकती है कि जितना बजट। फिर कटौती प्रस्ताव, कट मोशन जिसे हम बोलते हैं, कट मोशन। कटौती प्रस्ताव 3, नीतिगत प्रस्ताव, मित व्ययता प्रस्ताव और प्रतीक या सांकेतिक प्रस्ताव। निम्नलिखित 3 प्रकार के कटौती प्रस्ताव होते हैं, हमने देख ही लिया है। नीतिगत में क्या होता है? नीतिगत कटौती प्रस्ताव, इस प्रस्ताव को लोकसभा में विपक्ष द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। नीतिगत कटौती प्रस्ताव को लोकसभा में विपक्ष प्रस्तुत करता है, याद रखिएगा। मांगी गई राशि को घटाकर 1 रुपये कर दिया जाए। जितनी मांगी गई हो उसको पूरा घटा के 1 रुपये कर दिया जाए, यह नीतिगत प्रस्ताव है। इससे मांग को अस्वीकृत करने हेतु लाया जाता है। चर्चा और मतदान के बाद यदि यह प्रस्ताव पारित हो जाए तो सरकार को त्यागपत्र देना होगा, जिससे सरकार गिर जाती है। भारत में इस प्रस्ताव का प्रयोग न के बराबर होता है। नित व्ययता कटौती प्रस्ताव, मांग में कटौती करनी है तो इस प्रस्ताव को लाया जाता है। इस प्रस्ताव को धनराशि में से एक मुफ्त राशि कम करने के लिए लाया जाता है। चर्चा और मतदान के बाद यदि यह प्रस्ताव पारित हो जाए तो सरकार को त्यागपत्र देना होगा, जिससे सरकार गिर जाती है। भारत में इस प्रस्ताव का प्रयोग न के बराबर होता है। प्रतीकात्मक या सांकेतिक, तो इस प्रस्ताव को मांग पर अधिक चर्चा कराने हेतु लाया जाता है। इस प्रस्ताव को मांगी गई धनराशि में से 100 रुपये कम करने के उद्देश्य से लाया जाता है। भारत में कभी कभी इस प्रस्ताव का उपयोग किया जाता है। बजट पारित करने से पहले अंतिम दिन गिलोटिन का प्रयोग कर सारी मांगों को बिना चर्चा किए एक साथ पारित किया जाता है। बिना चर्चा के गिलोटिन एक साथ पारित कर दिया जाता है। विनियोजन या विनियोग विधेयक पारित करना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 114 के अंतर्गत विनियोग विधेयक पारित होने तक भारत की संचित निधि से धन नहीं निकाला जा सकता है। विनियोग विधेयक सरकार को वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय को पूरा करने के लिए भारत की समेकित निधि से धन निकालने की शक्ति देता है। वित्त मंत्रालय द्वारा निर्मित और पारित की गई मांगों को सम्मिलित कर विनियोग विधेयक तैयार किया जाता है और इसे लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। जब विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत होता है तो लोकसभा इसमें कोई संशोधन नहीं कर सकती, मात्र चर्चा करा सकती है, केवल उन भागों पर जिन पर पिछले चरण में चर्चा नहीं हुई। लोकसभा से पारित होने के बाद लोकसभा अध्यक्ष इसे धन विधेयक
के रूप में प्रमाणित कर राज्यसभा को भेज देता है। राज्यसभा से पारित होने के बाद लोकसभा अध्यक्ष इसे धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कर राष्ट्रपति को भेज देता है। राष्ट्रपति की अनुमति के बाद यह विनियोग कानून बन जाता है। यह अधिनियम सरकार के व्यय पक्ष को वैधता प्रदान करता है। इसके बाद संचित निधि से बजट के अनुसार धन की निकासी की जा सकती है। वित्त विधेयक पारित कराना। वित्त विधेयक पारित कराना वित्त विधेयक सरकार के आय पक्ष से संबंधित है, जिसे कराधान, कर की दरों आदि में परिवर्तन। यह विधेयक साधारण विधेयक की भांति संसद के दोनों सदनों से पारित होता है। अनुच्छेद 265 के अनुसार बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं। वित्त विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद यह वित्त कानून बन जाता है। कानून बनने के बाद सरकार के आय पक्ष को वैधता प्राप्त हो जाती है और यहीं से बजट पारित हुआ मान लिया जाता है। वित्त विधेयक अंतरिम कर वसूली अधिनियम 1931, इंटरम टैक्स रिकवरी एक्ट 1930। इस अधिनियम के अनुसार वित्तीय वर्ष पारित होने के बाद 1 अप्रैल से अधिकतम 75 दिनों तक पुरानी दरों से कर वसूला जा सकता है। संचित तिथि पर भारित कर। भारतीय संचित निधि पर ये थोड़ा सा संचित तिथि क्या होती है, ये गलत है। भारतीय संचित निधि पर भारित व्यय ऐसे व्यय होते हैं जिन पर संसद में चर्चा तो हो सकती है, किंतु संसद में मतदान नहीं हो सकता। संविधान के अनुच्छेद 112 में भारत की संचित निधि पर भारित व्यय की सूची दी गई है, जो निम्न प्रकार है: राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते, लोकसभा एवं राज्यसभा के अध्यक्षों उपाध्यक्षों के वेतन और भत्ते, उच्च न्यायालयों और न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते और पेंशन। इसमें पेंशन भी है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वेतन और भत्ते ब्याज की अदायगी। धन विधेयक और वित्त विधेयक। देखिए, धन विधेयक एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसमें जो वित्त विधेयक बड़ा कॉन्सेप्ट है, फाइनेंशियल बिल, और जो इसका मनी बिल जो होता है वो छोटा कॉन्सेप्ट है। वित्त विधेयक अनुच्छेद 117 वित्त विधेयक का प्रावधान करता है। वित्त विधेयक एक को संविधान के अनुच्छेद इतने के तहत नियंत्रित किया जाता है। विषय इसमें अनुच्छेद 110 में वर्णित विषय तथा अन्य विषय शामिल होते हैं। शर्तें: ये विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत होंगे। ये विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत होंगे। मतलब वित्त विधेयक प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश आवश्यक है। अपवाद: यदि इसमें किसी कर को घटाने या समाप्त करने का प्रावधान है तो इसके संबंध में राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक नहीं है। मतलब अगर टैक्स को कम में करना है या ज़्यादा करना है, इसके संबंध में कोई प्रस्ताव है या प्रावधान है तो सिफारिश की आवश्यकता नहीं है। वित्त विधेयक 2 वित्त विधेयक 2 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 117 क्लॉज 3 में वर्णित है। यह विधेयक संचित निधि के व्यय से संबंधित है। ऐसे विधेयक को तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक उस पर विचार करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश नहीं की गई। मतलब इसमें पूर्व विचार है, इसे किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। वित्त विधेयक पारित करने की प्रक्रिया साधारण विधेयक की भांति ही पारित होता है। ठीक है। गतिरोध की दशा में संयुक्त अधिवेशन आयोजित की जा सकती है। धन विधेयक अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का प्रावधान किया गया है। 110 में वही अनुच्छेद 109 में धन विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान है। 9 में धन विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया है, उसमें यह प्रावधान है। धन विधेयक से संबंधित अनुच्छेद 110 1, 2, 3, 4
धन विधेयक की परिभाषा है। 2 में धन विधेयक के अपवाद हैं। 3 में धन विधेयक के संदर्भ में निर्णय है। 4 में धन विधेयक का पृष्ठांकन है और 5 दोनों में पारित करने की प्रक्रिया। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। मतलब किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में नामित करने का निर्णय कौन लेता है? वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। धन विधेयक का पृष्ठांकन। धन विधेयक का पृष्ठांकन 2 बार किया जाता है। जब विधेयक लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा में भेजा जाता है, जब विधेयक दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद इतने के अनुसार निम्नलिखित विधेयकों को धन विधेयक किया जा सकता है। किसी कर का आरोपण, कर लगाना, कर समाप्त करना, कमी करना, परिवर्तन, विनिमय इत्यादि संबंध पर भारत सरकार पर ऋण देने, गारंटी देने या वित्तीय बाध्यताओं से संबंधित कोई संशोधन हो, उससे संबंधित संचित निधि व आकस्मिक निधि की अभिरक्षा तथा उसमें धन जमा करने या निकालने से संबंधित कोई प्रावधान है। संचित निधि से विनियोग के माध्यम से धन निकालना, किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित घोषित करना या उसकी रकम को बढ़ाना, संचित निधि लेखा जोखा, लोक लेखा में धन जमा करना, निकालना या अभिरक्षा करना एवं संघ व राज्यों के लेखाओं की संपरीक्षा मदद प्रासंगिक विषय। धन विधेयक के अपवाद। धन विधेयक को मात्र इस आधार पर धन विधेयक नहीं घोषित किया जाएगा कि वह निम्नलिखित में से किस प्रावधान से संबंधित है: किसी आर्थिक दंड, जुर्माने, किसी सेवा लाइसेंस, किसी स्थानीय उद्देश्य, किसी स्थानीय इकाई द्वारा करारोपण, उत्पादन परिहार, कर परिवर्तन, विनिमय का प्रावधान किया गया है। धन विधेयक पारित करने की प्रक्रिया। धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में। धन विधेयक की शुरुआत लोकसभा से ही होगी। धन विधेयक लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा में भेजा जाता है, तब राज्यसभा धन विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत नहीं कर सकती। हाँ, राज्यसभा के पास भेजा जाएगा तो राज्यसभा उसको संशोधित नहीं कर सकती और ना ही उसको अस्वीकार कर सकती, सुझाव दे सकती है बस राज्यसभा। जब धन विधेयक लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा भेजा जाएगा तो राज्यसभा इसे पारित करती है या संशोधन का सुझाव दे सकती है। पारित करेगी या तो इस संशोधन का सुझाव दे सकती है, किंतु ये सुझाव लोकसभा के लिए बाध्यकारी नहीं होते। यदि राज्यसभा 14 दिन के भीतर धन विधेयक को पारित कर लोकसभा में वापस नहीं करती तो लोकसभा इसे राज्यसभा से पारित मान लेती है। इस प्रकार राज्यसभा अधिकतम 14 दिन तक धन विधेयक को रोक सकती है। यदि लोकसभा राज्यसभा के सुझावों को स्वीकार कर लेती है तो धन विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है। यदि लोकसभा राज्यसभा के सुझावों को अस्वीकार कर देती है तो धन विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है। राज्यसभा ने कोई सुझाव दिया है, लोकसभा माने या ना माने, अंततः विधेयक पारित मान लिया जाएगा। धन विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाएगा। प्रथम अनुदान। जब बजट में दी गई धनराशि कम पड़ता है तब पूरक अनुदान की मांग की जा सकती है। अतिरिक्त अनुदान। जब वर्तमान वित्तीय वर्ष में बजट में किसी सेवा पर ध्यान न दिया गया हो तो उसके खर्च के लिए अतिरिक्त अनुदान की मांग की जाती है। अधिक अनुदान। जब किसी सेवा पर उस वित्तीय वर्ष में निर्धारित या अनुदान दिए गए धन से अधिक व्यय हो जाता है तो उसे अधिक अनुदान मांग की जाती है। लेखा अनुदान। यह संसद के द्वारा सरकार को दिया जाने वाला अग्रिम अनुदान है। यह सामान्यतः 2 माह के लिए
और बजट धनराशि के 1/6 धनराशि के रूप में किया जाता है। यह वर्ष 2017 से इसका प्रयोग नहीं होता। 2017 से इसका प्रयोग नहीं हो रहा है। अपवादानुदान: जब किसी वित्तीय वर्ष को चालू सेवा जिसे अनुदान नहीं दिया गया है उसके लिए धनराशि अपवादानुदान द्वारा दिया जा सकता है। संसदीय समितियां: संसद अपने कार्यों के संपादन के लिए संसदीय समितियों का उपयोग करती है। ये समितियां संसद के कार्यों में गुणवत्ता लाने में सहायक रही हैं। ये संसद के कार्यभार को कम करती हैं, संसद के लिए समय और धन की बचत करती हैं। संसदीय समितियों का महत्व: संसदीय समितियां लगभग संसद की भांति कार्य करती हैं। समितियों में लगभग सभी दलों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है। ये समितियां संसद के कार्यों में समय और धन की बचत करती हैं और संसद के कार्यों में गुणवत्ता को बढ़ाती हैं। वास्तव में संसदीय समितियों के माध्यम से ही संसद अपनी भूमिका को गुणवत्ता ढंग से संचालित करने में सक्षम हो पाती है, क्योंकि संसदीय समितियां कार्य करने के दौरान विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकती हैं। ये किसी दस्तावेज या व्यक्ति को समन कर सकती हैं। समितियों के प्रकार: तदर्थ समितियां, अस्थायी समितियां, विभागीय स्थायी समितियां और स्थायी समितियां। स्थायी समितियां में लोक लेखा है, प्राक्कलन है, सार्वजनिक उपक्रम समिति है, कार्य मंत्रणा समिति है, विशेषाधिकार समिति है इत्यादि। विभागीय स्थायी समितियां वर्ष 1993 में विभागीय स्थायी समितियों का गठन किया गया। इसमें 31 सदस्य होते हैं, 21 लोकसभा और 10 राज्यसभा। विभिन्न मंत्रालयों या विभागों को मिलाकर अलग अलग या एक ही समिति बनाई गई है जो निम्नलिखित कार्य करती है। बजट में प्रस्तुत अनुदानों की जांच करना और रिपोर्ट देना। इसी के रिपोर्ट के आधार पर संसद में अनुदान मांगों पर चर्चा की जाती है। मंत्रालय से संबंधित नीति उल्लेखों की जांच करना और रिपोर्ट देना। मंत्रालय से संबंधित उन विधेयकों की जांच करना जो इसे सौंपे जाएं और उस पर अपनी रिपोर्ट देना। मंत्रालय से संबंधित रिपोर्टों की जांच करना। कमियां: ये दैनिक प्रशासन से संबंधित मामलों की जांच नहीं कर सकती है, जो इसे दूसरी संसदीय समितियों को सौंपे गए हैं उसकी जांच नहीं कर सकती है। ये सार्वजनिक उपक्रम की जांच नहीं कर सकती है। इसकी रिपोर्ट सिफारिशी प्रकृति की होती है, मतलब बाध्यकारी नहीं होती। विभागीय समितियों ने उपयुक्त सीमाओं के बावजूद अनुदान की जांच करने और विभागों की कमियों को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण सिफारिशें करने का कार्य किया है। इस प्रकार ये समितियां संसद के द्वारा सरकार पर नियंत्रण कर प्रभावी साधन बनकर प्रकट हुई हैं। विभागीय और वित्तीय संसदीय समितियां लोक लेखा समिति, प्राक्कलन और लोक लेखा समिति प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में जानी जाती है। इस समिति में 22 सदस्य होते हैं। 22 सदस्य होते हैं किसमें? लोक लेखा समिति, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा द्वारा तथा 7 सदस्य राज्यसभा द्वारा 1 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। लोक लेखा समिति को वर्ष 1921 में गठित किया गया था।
यह समिति भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा दिए गए लेखा परीक्षक संबंधी प्रतिवेदनों की जांच करती है। वर्ष 1967 से प्रथा के अनुसार इसके अध्यक्ष के रूप में विपक्ष के किसी सदस्य को नियुक्त किया जाता है। कार्य: सरकार के वित्त एवं विनियोग लेखों की जांच करना, अधिक अनुदान की सिफारिश करना। कैग इसके मित्र और सलाहकार के रूप में कार्य करता है। कमियां क्या हैं? किसकी लोक लेखा समिति की है? वही सलाहकारी प्रकृति है। परीक्षण का कार्य करने जैसा कार्य होता है। अत्यधिक विलंब से कार्य करते हैं। वित्त का विषय तकनीकी होता है, जबकि इसके सदस्यों को तकनीकी जानकारी का अभाव है। प्राक्कलन समिति लोकसभा की एक समिति है। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। इसके सभी सदस्य लोकसभा के होते हैं। इस समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। मंत्री इस समिति के सदस्य नहीं होते हैं। समिति का अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है। यह समिति बजट में सरकार द्वारा प्रस्तावित व्यय के अनुमानों की जांच करती है और सार्वजनिक व्यय में मितव्ययता का सुझाव देती है। इसका उद्देश्य धन के व्यय और उपयोग के संदर्भ में सरकारी मंत्रालयों और विभागों के कामकाज की जांच करना है। कमियां: इसकी सिफारिशें सलाहकारी प्रकृति की हैं। एक विभाग का परीक्षण करने के बाद पुनः परीक्षण करने में लंबा अंतराल होता है। लोक उपक्रम: सार्वजनिक उपक्रमों की समिति वर्ष 1964 में बनाई गई थी। इस समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिनमें 15 सदस्य लोकसभा से चुने जाते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से चुने जाते हैं। इसका कार्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सुधार की सिफारिशें करना है। इसे संसदीय संसद द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की रिपोर्ट और खातों की जांच करने के लिए स्थापित किया गया है। इसकी सिफारिशें लगभग सारी समितियों की सिफारिशें सलाहकार प्रकृति की ही हैं। ये दैनिक कार्यों और नैतिक मामलों की जांच नहीं कर सकती है। एक बार में ये 8 से 10 लोक उपक्रमों की जांच कर सकती है। वित्तीय वर्ष परिवर्तित करने का औचित्य क्या है? प्राक्कलन समिति ने भारत में वित्तीय वर्ष परिवर्तित करने की सिफारिश की थी। इसका मानना था कि भारत में वित्तीय वर्ष दीपावली से शुरू किया जाना चाहिए, है ना। इसके लिए निम्नलिखित कारक उत्तरदायी हैं। बजट अनुमानों को अधिक वास्तविक बनाया जा सकेगा। विकास को प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि वर्तमान वित्तीय वर्ष में बजट लागू होते ही मानसून शुरू हो जाता है। विदेशी निवेश में वृद्धि होगी, क्योंकि अधिकांश देशों में वित्तीय वर्ष कैलेंडर के समान है। संसद की भूमिका की समीक्षा: संसद ने विगत वर्षों में सरकार पर नियंत्रण रखने में और अच्छे कानूनों को निर्माण में प्रभावी भूमिका निभाई और डाटा संरक्षण अधिनियम, खाद्य सुरक्षा अधिनियम इत्यादि प्रभावी कानून निर्मित किए गए हैं। फिर भी विगत वर्षों में विभिन्न प्रवृत्तियों का विकास हुआ है, जिसके कारण संसद की भूमिका में गिरावट भी अनुभव की जाती रही है। इनमें से कुछ कारण निम्नलिखित हैं। सदन में अनुशासनहीनता और अशोभनीय आचरण का प्रदर्शन, सदन में समय और धन का दुरुपयोग, सदन की बैठकों का बार-बार स्थगित होना, संसद सदस्य में आपराधिक छवि के लोगों का प्रवेश है, जिससे वर्तमान लोकसभा में 43% है और राज्यसभा में 22% लोग आपराधिक छवि के लोग हैं। संसद सदस्यों पर भ्रष्टाचार का आरोप, जैसे वर्ष 2023 में एक सदस्य पर रिश्वत लेकर प्रश्न पूछने का आरोप लगना आदि। कैग ने भी संसद विकास निधि को समाप्त करने की सिफारिश संसद विकास निधि
समाप्त करने की सिफारिश की है। राजनीतिक नैतिकता का तीव्र पतन। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने अपनी पुस्तक द इनसाइडर में लिखा है कि सत्ता की भूख बढ़ जाने पर राजनीति सिद्धांत विहीन हो जाती है और सत्ता मनोरंजन का साधन हो जाती है ना। यह वही दिशा है जिस दिशा में भारतीय राजनीति बढ़ रही है। निर्वाचन संबंधी दोष, जन जागरूकता का अभाव, विपक्ष की सकारात्मक भूमिका का अभाव इत्यादि। उपाय: संसद संसद सदस्यों के लिए नैतिक संहिता और आचरण संहिता निर्मित की जाए और इसका कठोरता से पालन कराया जाए। फिर प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी यही सिफारिश की है। सदन में बाधा और अनुशासनहीनता को अत्यंत गंभीर माना जाए और जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सदस्य पर कठोर कार्रवाई की जाए जो भी सदन में बाधा डाले। संसद की कार्यवाही का परफॉर्मेंस ऑडिट किया जाए। अपराधीकरण और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए। सुधार की है। जन जागरूकता विकसित की जाए। विपक्ष की भूमिका में सुधार लाया जाए। विपक्ष की भूमिका की समीक्षा। विपक्ष सरकार के दर्पण की भांति होता है। यह सरकार की सकारात्मक आलोचना, वैकल्पिक नीति के साथ आलोचना प्रस्तुत करती है, जिससे सरकार सदैव सतर्क रहती है। राजनीति और संसद की प्रभावी भूमिका का मुख्य केंद्र विपक्ष की भूमिका होती है। इसकी गुणवत्ता राजनीति और संसद की गुणवत्ता में वृद्धि करती है। किंतु वर्तमान में विपक्ष की भूमिका सकारात्मक नहीं रही है। वर्ष 1967 तक भारत में विपक्ष का पूर्णतः अभाव था। इसके पश्चात विपक्ष एक गंभीर भूमिका का निर्वाह करता रहा है। इसके लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी रहे हैं। विपक्ष सरकार की आलोचना के बजाय उसका विरोध करता रहा है। विपक्ष के पास से सकारात्मक चिंतन का प्रायः अभाव रहा है। राजनीतिक नैतिकता का पतन हुआ है और स्वार्थ केंद्रित राजनीति प्रमुख बन गई है। अधिकांश राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव है। इस प्रकार राजनीतिक सुधारों और जन जागरूकता के विकास की तीव्र आवश्यकता है। ब्रिटेन की भांति शैडो कैबिनेट का प्रयोग कर विपक्ष की भूमिका में परिवर्तन लाया जा सकता है।